हेलो। सो आज हम लोग एक्सरसाइज प्रॉब्लम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है 7.1 गिव द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ स्फीयर, सिलेंडर, रिंग, क्यूब ईच ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। सो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन का, कुछ बेसिकली शेप्स दिए गए हैं, कुछ एक स्फीयर है, एक सिलेंडर है, एक रिंग है और एक क्यूब है, और इन सभी का सेंटर ऑफ मास निकालना है। और प्रॉब्लम में ये बात मेंशन है कि जो मास डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है। सो आपको ये बात पता होना चाहिए that for a body having uniform mass density, center of mass of a body having uniform mass density always lies at its geometrical center. So the center of mass of a sphere lies at its geometrical center. Similarly, center of mass of a cylinder or a ring or a cube or any body having uniform mass density lies at its geometrical center. Now सेकेंड पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन का, डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी नेसेसरली लाई इनसाइड द बॉडी। क्या जरूरी है कि एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास बॉडी के इनसाइड में ही हो? सो नो, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट नेसेसरली लाई इनसाइड द बॉडी। ये हर एक केस में जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी लो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक रॉड लेते हो, ठीक है, अब उस रॉड में उसका कुछ शेप ऐसा है कि उसका कहीं का पार्ट ज़्यादा हैवी है, कहीं ज़्यादा हैवी है, कहीं कम हैवी है, और उस रॉड को आप ट्रायंगल के शेप में अगर मोड़ दो तो क्या ज़रूरी है कि वो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है, वो जो ट्रायंगुलर शेप में जो रॉड आ गया, क्या उसका सेंटर ऑफ मास क्या हमेशा बॉडी के अंदर लाई करेगा? नहीं, अब तो वो एक स्पेस में लाई करेगा। ठीक है, ट्रायंगुलर रीजन के कहीं वो सेंटर में होगा, बट उस वहाँ पे वो बॉडी तो नहीं होगा, वो तो फ्री स्पेस होगा। ठीक है, ओके। सो प्रॉब्लम नंबर 2 में आ जाते हैं। इन द HCl मॉलिक्यूल द सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम इज अबाउट 1.27 एंगस्ट्रॉम। Find the approximate location of the center of mass of the molecule given that chlorine atom is about 35.5 times as massive as hydrogen atom and nearly all the mass of an atom is concentrated in its nucleus. ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास निकालना है एक HCl मॉलिक्यूल का। सो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? सो इट इज़ समेशन ऑफ आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू समेशन ओवर आई एम आई इंटू आर आई अपॉन समेशन ओवर आई एम आई। और दो बॉडी है तो इसलिए हमने एक्स एक्सिस का लॉन्ग लिखा है, एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब हाइड्रोजन का मास 1u होता है, ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और क्लोरीन का मास कितना है? 35 टाइम्स मैसिव होता है, सो 35.5u। ये चीज़ क्वेश्चन में मेंशन है। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा? तो दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो 1.27 एंगस्ट्रॉम है। तो मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का जो मास है वो m1 इंटू x1, उसका पोजीशन ओरिजिन पे है, ठीक है, तो इसलिए x1 को 0 ले लिया, प्लस 30.5u इंटू 1.27। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन 1.27 एंगस्ट्रॉम का है, और अगर हाइड्रोजन अगर ओरिजिन पे है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में, तो फिर वो जो क्लोरीन होगा वो 1.27 एंगस्ट्रॉम पे होगा। सो इसलिए हम लोग 1.27 लेंगे, x2 का वैल्यू अपॉन m1 प्लस m2, तो कितना हो जाएगा? m1 है 1u और m2 है 35.5u, सो टोटल आएगा 36.5u। तो इसके बाद आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 1.235। सो इसको आप कैलकुलेट करके एक बार चेक कर सकते हैं, इसका वैल्यू कितना आएगा? 1.235 एंगस्ट्रॉम, राइट। यूनिट क्या होगा? एंगस्ट्रॉम। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है? चाइल्ड सिट्स स्टेशनरी एट वन एंड ऑफ अ लॉन्ग ट्रॉली मूविंग यूनिफॉर्मली विथ स्पीड v on a smooth horizontal floor. If the child gets up and runs about on the trolley in any manner, what is the speed of the center of mass of the system? So बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्या इस सिस्टम पे
क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक चीज़ अगर आपसे पूछा जाए कि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, व्हाट इज़ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सो चाइल्ड रन कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, राइट, वो ट्रॉली भी मूव कर रहा है, बट क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स के बारे में क्वेश्चन में मेंशन है? एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, बुक को खोलिए और क्वेश्चन को पढ़िए। अ चाइल्ड सिट्स स्टेशनरी एट वन एंड ऑफ अ लॉन्ग ट्रॉली मूविंग विथ uniformly with a speed capital V on a smooth horizontal floor. If child gets up and runs about the trolley in any manner, what is the speed of the center of mass? So since net force acting on the system is zero, that means the acceleration of center of mass is zero, that means velocity of center of mass is constant. So speed of the center of mass would be constant, right? Okay, next problem में आते हैं. So that the area of the triangle contained between vector a and b is half of the magnitude of a cross b. So हमने दो वेक्टर को ले लिया जिसके बीच में एंगल थीटा है. अब हमें दिखाना है कि जो एरिया जो ट्रायंगल का बनेगा इन दोनों वेक्टर को, दैट वुड बी हाफ ऑफ ए क्रॉस बी. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस अगर ए को मान लेते हैं तो हाइट कितना होगा? हाइट होगा बी साइन थीटा. सो हाफ इंटू ए इंटू बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा वीडियो, और ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा. सो डैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी आ जा रहा है. उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 7.5 क्या कहता है? सो डैट ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड फॉर्म्ड ऑन द थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी. हमें क्या दिखाना है? डैट ए डॉट बी क्रॉस सी जो है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड formed on these three vectors. So suppose there are three vectors, a vector, b vector and c vector as shown in the figure. What is the volume of the paralleloparallel? Since all three are perpendicular, so volume of paralleloparallel हो जाएगा a b c. Now a dot b cross c अगर हम लोग निकालते हैं तो वो कितना आएगा? a is along I cap, b along j and c is along k cap. So b cross c पहले कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा? j cross k आ जाएगा I और b cross c. So b c I cap डॉट प्रोडक्ट विथ ए आई कैप, सो ए बी सी. सो दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है 7.7. टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m एंड स्पीड v ट्रैवल्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन along a parallel line separated by a distance d, so that the vector angular momentum of the two particle system is same whatever be the point about which the angular momentum is taken. किसी भी पॉइंट के अबाउट लेते हैं, जो वेक्टर एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो सेम होगा. ओके, सो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? L, इट इज़ डिनोटेड बाई L एंड T इज इक्वल टू m इंटू वी क्रॉस आर. तो इस फिगर को ध्यान से देखिए. टू पार्टिकल्स हैविंग मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, ओके, क्वेश्चन में मेंशन है और पैरेलल मूव कर रहे हैं. नाउ दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन कितना है? d है, हमने सपोज कर लिया. अब एक पॉइंट p लेते हैं दोनों के बीच में एट अ डिस्टेंस x, ठीक है, फ्रॉम वन ऑफ द मास. सो एंगुलर मोमेंटम उस पार्टिकल के अबाउट दोनों बॉडी का क्या होगा? m भी m इंटू वी क्रॉस आर लगाते हैं. सो क्या आ जाएगा? m इंटू वी एक्स, m इंटू वी इंटू एक्स माइनस के कैप एक बॉडी के लिए, और दूसरे बॉडी के लिए क्या हो जाएगा? m इंटू वी इंटू डी माइनस एक्स. क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन d है. एक से अगर फर्स्ट पार्टिकल से पॉइंट p अगर x पे है तो सेकेंड पार्टिकल से पॉइंट p कितना पे होगा? d माइनस एक्स. तो m भी इंटू डी माइनस एक्स माइनस के कैप, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा. आप m v क्रॉस r लगा कर देख सकते हैं. और उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद क्या आ रहा है? एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट p कितना आ रहा है? m v d इंटू माइनस के कैप. सो it is independent of the point about which it is taken, right? नेक्स्ट है हमारा 7.9 में आ जाते हैं. अ कार वेट 1800 kg, right? Weight of a car is 1800 kg. Distance between its front and back axle is 1.8 meter. Its center of gravity is 1.05 meter behind the front axle. Determine the force exerted by the level ground on each front wheel and each back wheel. So एक कार में सबसे पहले कितने व्हील्स होते हैं? 4 व्हील्स होते हैं, राइट? सो अ कार हैड गॉट 4 व्हील्स, 2 फ्रंट व्हील्स एंड 2 बैक व्हील्स. नाउ मास ऑफ द कार इज 1800 kg. डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सेल इज 1.8 मीटर. सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया हुआ है 1.05 मीटर. सो यहाँ पे कार का mg नीचे लगेगा, राइट? और
जो नॉर्मल फोर्स होगा वो ऊपर लगेगा. सो व्हाट वुड बी द नॉर्मल फोर्स on the back and the front wheel? So N1 plus N2, if N1 and N2 are the normal force acting on front wheel and back wheel, so N1 plus N2, N1 is the normal force acting on back wheel. अब आप पूछ सकते हो सर कौन सा बैक व्हील, बैक में तो 2 व्हील्स हैं, दोनों पे राइट, दोनों व्हील्स पे N1 है और दोनों फ्रंट व्हील्स पे N2 है. सो N1 प्लस N2 इक्वल टू mg राइट. सो N1 प्लस N2 कितना आ जाएगा, m इज 1800 इंटू जी का वैल्यू हम लोग 9.8 लेते हैं. तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा आपका 17640 न्यूटन राइट. तो एक इक्वेशन मिल गया N1 प्लस N2 इक्वल टू 17640 दैट इज 17,640 न्यूटन. अब यहाँ पे एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखें, सो व्हाट वुड बी द नेट टॉर्क ऑफ द सिस्टम, what would be the net torque of the system? So center of gravity is 1.05 मीटर behind the front axle. ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कितना है, 1.05 न्यूटन बिहाइंड द फ्रंट एक्सल. सो N1 इंटू 0.75 इक्वल टू N2 इंटू 1.05 होगा. कैसे, एक बार ध्यान से देखिए. टॉर्क के बारे में आप लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर N1 अगर एक नॉर्मल फोर्स है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और फ्रंट एक्सल से 1.05 मीटर के दूरी पे है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, और बैक एक्सल से वो कितना दूरी पे होगा, अगर टोटल अगर 1.8 है, फ्रंट से 1.05 है, तो बैक से 0.75 होगा. ठीक है, सो बैक से 0.75 होगा और N1 और N2 के अबाउट में जो टॉर्क लगेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और इक्वल होगा. दे वुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन राइट. सो N1 इंटू 0.75 वुड बी इक्वल टू N2 इंटू 1.05 राइट. टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, बॉडी बैलेंस्ड है तो नेट टॉर्क वुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट. सो N1 यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 1.05 बाई 0.75 N2. तो दो इक्वेशन हमें मिल गया. अब N1 का वैल्यू आप लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हो और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो N2 7350 न्यूटन आ जाएगा. और उसके बाद उस वैल्यू को अगर हम लोग N1 में रख दें तो N1 कितना निकल के आ जाएगा, 10290, 10,290. तो N1 भी मिल गया, N2 भी मिल गया. अब N1 क्या था, N1 कितना आया है, 10,290. सो बैक व्हील पे 10,290 लगेगा दोनों व्हील्स पे, तो एक व्हील पे कितना लगेगा, हाफ, 5,145 न्यूटन. सिमिलरली N2 के केस में हम लोग इसी तरह से निकाल लेंगे, दोनों व्हील्स पे कितना लग रहा है, फ्रंट व्हील्स पे 7,350, तो ईच व्हील पे कितना लगेगा, हाफ ऑफ दिस 3,675. तो मेन कॉन्सेप्ट क्या था, सबसे पहले फोर्स को बैलेंस कर देना, उसके बाद टॉर्क को बैलेंस कर देना है राइट. तो ये प्रॉब्लम को यही कॉन्सेप्ट था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 7.10. तो यहाँ पे क्वेश्चन में 2 पार्ट दिया हुआ है. फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या है. फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर अबाउट a tangent to the sphere given that the moment of the inertia about any of its diameter is 2 by 5 mr square where m is the mass of the sphere, r is the radius of the sphere. now यहाँ पे एक टास्क आपके लिए है. टास्क क्या है, आपको पता करना है 2 by 5 mr स्क्वायर कैसा स्फीयर का होता है, हॉलो स्फीयर या फिर सॉलिड स्फीयर राइट. एक सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 by 5 mr स्क्वायर होता है या हॉलो स्फीयर का, आप कमेंट में बताइएगा. अभी हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया गया है 2 by 5 mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर. ठीक है, डायमीटर के अबाउट 2 by 5 mr स्क्वायर है और हमें निकालना है किसके अबाउट, हमें निकालना है अबाउट टेंजेंट टू द स्फीयर. सो हमने यहाँ पे एक टेंजेंट क्या होता है, जो उस स्फीयर को किसी एक पॉइंट पर टच करेगा. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस टेंजेंट वुड बी आई, इट वुड बी, विल बी बेसिकली यूजिंग हियर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस. हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस यूज करते हैं. क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस mr स्क्वायर. सो आई इक्वल टू IC प्लस mr स्क्वायर. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना है, 2 by 5 mr स्क्वायर, ठीक है, प्लस mr स्क्वायर. सो 7 by 5 mr स्क्वायर राइट. नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, given the moment of inertia of a disk of mass m and radius r about any of its diameter to be mr square by 4
फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स एज। सो यहाँ पे एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर दिया हुआ है, कितना, mr²/4, और हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑन इट्स एज। एज के अबाउट में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर दिया हुआ है mr²/4, तो mr²/4, तो यहाँ पे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाते हैं, IZZ इक्वल टू IXX प्लस IYY, तो वहाँ से IZZ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ IXX, राइट, डैट मीन्स IXX इक्वल टू IZZ/2, और यहाँ पे डायमीटर के अबाउट, मतलब IXX का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, mr²/4, राइट। सो डैट मीन्स अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करें तो IZZ कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ mr²/4, डैट मीन्स mr²/2 आ जाएगा। सो सेंटर ऑफ मास अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क कितना आ जाएगा, mr²/2, और उसके बाद अबाउट इट्स एज निकालना है, तो फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, I इक्वल टू IC प्लस mr², सो आ जाएगा mr²/2 प्लस mr², सो ये आना चाहिए 3/2 mr², यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, 3/2 mr² आना चाहिए, 5/4 नहीं, 3/2, राइट। तो इसको आप, इस मिस्टेक को आप सुधार लेंगे, यहाँ पे 3/2 mr² होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। सो टॉर्क्स ऑफ equal magnitude are applied to a hollow cylinder and a solid sphere, both having the same mass and radius. The cylinder is free to rotate about its standard axis of symmetry and the sphere is free to rotate about an axis passing through its center. Which of the two will acquire greater angular speed after a given time? So, a very good question. यहाँ पे एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, और एक स्फीयर दिया हुआ है, देयर इज अ सॉलिड स्फीयर एंड अ हॉलो सिलेंडर। एक सॉलिड स्फीयर है और एक हॉलो सिलेंडर, दोनों का मास क्या है, सेम है, रेडियस भी सेम है, ठीक है। सो व्हाट वुड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, mr² होगा, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर वुड बी 2/5 mr², ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन में नहीं मेंशन। अब टॉर्क लगता है इक्वल मैग्नीट्यूड का, दोनों ही बॉडी पे इक्वल मैग्नीट्यूड का टॉर्क लगता है, ठीक है, ओके। सिलेंडर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इज स्टैंडर्ड एक्सिस एंड स्फीयर इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, विच विल अक्वायर ग्रेटर एंगुलर स्पीड। तो कौन ज़्यादा एंगुलर स्पीड होगा, तो वी नो दैट टाउ इक्वल टू I ओमेगा, ठीक है, टाउ इक्वल टू I ओमेगा, वेयर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, ठीक है। अब दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ टॉर्क लगता है, डैट मीन्स अगर टॉ अगर इक्वल है, डैट मीन्स I ओमेगा वुड बी इक्वल। अब I ओमेगा अगर इक्वल है, डैट मीन्स I सिलेंडर इंटू ओमेगा सिलेंडर वुड बी इक्वल टू I स्फीयर इंटू ओमेगा स्फीयर। नाउ I सिलेंडर इज ग्रेटर देन I sphere, that means omega cylinder would be less than omega sphere, right? Angular speed of cylinder would be less than the angular speed of sphere. Okay, next problem में आते हैं 7.12. A solid cylinder of mass 20 kg rotates about its axis with angular speed 100 radian per second. Radius of the cylinder is 0.25 meter. What is the kinetic energy associated with the rotation of the cylinder? And what is the magnitude of the angular momentum of the cylinder अबाउट इट्स एक्सिस। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालना है। एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है जिसका मास है 20 kg, रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विथ एंगुलर स्पीड 100 रेडियन, ओमेगा का वैल्यू 100 रेडियन पर सेकेंड, रेडियस भी